अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शेरी इस्तिलाहात के बारे में बताया था और हमने काफिया और रदीफ के बारे में पढ़ा था। अब बिलफर्ज हमने काफिया की मशकें भी कर ली हैं। तो अब मैं कोई भी या आप कोई भी गज़ल लिखते हैं तो उसमें काफिया और रदीफ को अच्छे तरीके से भी निभाते हैं तो क्या हमारी वो गज़ल वज़न में होगी? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक इल्म सीखना पड़ेगा, इल्म हिजा। इल्म अरूज की दूसरी सीरी पर आज हम कदम रखेंगे और इल्म हिजा के बारे में जानेंगे। तो देखें इसके बारे में, इसकी तारीफ जो है हिजा की, बड़े बड़े दानिश्वर क्या कहते हैं। तो उनमें से आसान अल्फाज में जो बयान किया गया आज मैं आपको वो बताऊंगा। कहते हैं कि लफ्ज का वो हिस्सा जो सांस के एक ही झटके में अदा हो जाए। दोबारा सुनिए कि लफ्ज का वो हिस्सा जो सांस के एक ही झटके में अदा हो जाए। नोट कीजिए, मैंने लफ्ज कहा है, हर्फ नहीं कहा, क्योंकि हरूफ मिलते हैं तो लफ्ज बनता है। इसे इंग्लिश में सिलेबल्स बोलते हैं। अब इसकी मिसाल देकर समझाता हूं। लफ्ज है जिंदगी। अब जिंदगी में कितने हिजे हैं? देखिए, जिंदगी 3 हिजे हैं इसमें, यानी लफ्ज तो एक ही है जिंदगी, लेकिन इसको 3 हिस्सों में अदा किया गया। अब इसी तरह से दूसरा लफ्ज ले लेते हैं, शीशा। कितने हिजे हैं इसमें? 2, शीशा। तो ये है हिजा, बहुत ही आसान था। अब इसमें होता क्या है? दर हकीकत इसमें खेल मुतहरिक और साकिन हरूफ का होता है। अब ये मुतहरिक और साकिन हरूफ कौन से हैं? बहुत ही आसान है, इसको समझिए। वो हर्फ जिसके ऊपर कोई अलामत हो, हरकत हो, उसे मुतहरिक कहेंगे। कौन सी हरकत, कौन सी अलामत? यानी एक हर्फ है अलिफ, इसके ऊपर जबर है या पेश है या जेर है। अगर है तो ये मुतहरिक हर्फ है। अगर कोई ऐसा हर्फ जिसके ऊपर कोई अलामत, कोई हरकत ना हो तो उसे साकिन कहा जाएगा। ठीक है। अब हिज्जा की 2 इकसाम हैं। पहली बुलंद, दूसरी कोताह। बुलंद को 2 से जाहिर किया जाता है और कोताह को 1 से जाहिर किया जाता है। अब बुलंद हिज्जा क्या होता है इसको समझें। बहुत ही आसान है, आपने इसे आसान समझना है। देखें, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता जब तक हम उसे समझेंगे नहीं। तो बुलंद हिजा इसमें होता यूं है, 2 हरूफ का मजमुआ जिसका पहला हर्फ मुतहरिक और दूसरा साकिन हो। बस इतनी सी बात है। नहीं समझ आया? चलो मैं मिसाल देकर समझा देता हूं। 2 हरूफ, एक मैंने हर्फ ले लिया काफ, एक मैंने हर्फ ले लिया बे। काफ और बे, ठीक है जी। काफ के ऊपर जबर है, बे के ऊपर जज्म है। तो मैंने कहा बुलंद हिजा वो है जिसका पहला हर्फ मुतहरिक, काफ के ऊपर जबर, और दूसरा साकिन, बे के ऊपर जज्म। तो ये क्या हो गया? बुलंद हिजा। कब, जब, तब, रब। ठीक है जी। तो अब आते हैं कोताह की तरफ। कोताह की 2 तारीफें हैं। पहली तारीफ, वो मुतहरिक हर्फ। कौन सा? मुतहरिक हर्फ। वो मुतहरिक हर्फ जिसके बाद भी मुतहरिक हर्फ हो। वो मुतहरिक हर्फ जिसके बाद भी मुतहरिक हर्फ हो, वो कोताह होगा। इसी तरह से दूसरी इसकी तारीफ ये है, वो साकिन हर्फ जिससे पहले भी साकिन हर्फ हो। बिल्कुल आसान। पहले वाले की मिसाल देता हूं जो मैंने पहले तारीफ की है। पहले क्या तारीफ की है फिर दोहरा देता हूं। ऐसा मुतहरिक हर्फ, ऐसा मुतहरिक हर्फ जिसके बाद भी मुतहरिक हर्फ हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने पहले आपको पहले की तारीफ बताई है, एक लफ्ज है मुबश्शिर। अब मीम के ऊपर
میم متحرک ہے، میم متحرک ہے، منہ پیش آ گیا نا. اب آگے جو بے ہے وہ بھی متحرک ہے، منہ بے کے اوپر زبر ہے، مبشر. اگر بے ساکن ہوتا تو اس کو ہم مبشر کہتے. تو یہاں پر کیا ہوا، پہلا جو حرف ہے اس کے وہ ہے تو متحرک، لیکن تعریف کے مطابق اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ بھی متحرک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا مبشر میں جو پہلا میم ہے وہ کوتاہ کی مثال میں آئے گا. اسی طرح سے میں نے دوسری مثال آپ کو یہ دی تھی کہ ایک ساکن حرف جس سے پہلے بھی ساکن حرف آئے. مثال کے طور پہ لفظ ہے جام. اب اس کا جو میم ہے، جام کا میم ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں میم ساکن نظر آتا ہے، لیکن کیا اس سے پہلے جو الف آ رہا ہے کیا وہ بھی ساکن ہے؟ جی ہاں، وہ ساکن ہے. آپ سوچیں گے وہ ساکن کیسے ہے کہ جیم الف جا، یہ تو آواز بن رہی ہے، متحرک ہے. نہیں، غور کریں. اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو اسے اس طرح سے ہم نے پڑھنا تھا. اگر بالفرض زبر ہوتا الف کے اوپر تو ہم کہتے جام، اگر پیش ہوتی تو ہم کہتے جام، اگر زیر جائم. تو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس میں میم کوتاہ کی مثال میں آئے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھیے، میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے، پریکٹس کیا کرنی ہے؟ پریکٹس یہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی اشعار لکھے ہیں یا دوسروں کے اشعار پڑھیں اور ان میں یہ جتنے بھی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں بلند، ہجا اور کوتاہ، اس کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کیا اس میں ان سب کا استعمال ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے. اب میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو تختی کرنا سکھاؤں گا، وہ بھی بہت آسان ہے اور مجھے امید ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. تو ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. بہت شکریہ.